करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले ये बताइए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हाँ। It's a branch of physics where we study current and electricity. अच्छा ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी करंट। ठीक है, बैठ जाइए। कोई और कुछ बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कोई आइडिया नहीं इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ भाई, 10th क्लास में आ गया, तुमने थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी सुनी है। इलेक्ट्रिसिटी तो तुम बचपन से सुन रहे हो, है ना। तो ये बताओ अपने क्या इस टाइम लाइट आ गई है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो लाइट और तुम लोग क्या जब चली जाती है तो कहते हो लाइट चली गई, कि कहते हो इलेक्ट्रिसिटी चली गई? इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई, है ना। तो ये सही है या गलत है? गलत है ना। लाइट अलग चीज है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, ठीक है। दोनों ही फिजिक्स में एनर्जी का फॉर्म है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? तो यानी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। लेकिन अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम बहुत सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी डिवाइसेस ऑपरेट हो रही हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ये है कि ये जो हमारी ट्यूबलाइट जल रही है, ये लाइट तो दे रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे ये हमारा सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर, ये किसकी हेल्प से चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो सब के सब ऑपरेट होती हैं किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी बहुत सारी डिवाइसेस चलती हैं। तो वो एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइसेस। बात समझ में आ रही है? जैसे कि जो ट्यूबलाइट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, है ना। जैसे आप क्या मोटर चलता होगा तो मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे कि स्पीकर वगैरह है ना, वो क्या करता है? साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी। जैसे मैं बोलूंगा माइक में तो वो साउंड जो है पहले किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर स्पीकर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? साउंड में। बात समझ में आई? एम्पलीफिकेशन के साथ। तो ये हम लोग का प्रोसेस चलता रहता है। तो यानी बात ये आई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? करंट। क्या है? करंट। जैसे आप खुद जानते हो कि चाहे जो सी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, है ना, उसमें क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? करंट। विदाउट द हेल्प ऑफ करंट नथिंग विल वर्क, है ना। तो करंट क्या है? आपको कोई आइडिया है क्या? व्हाट इज करंट? शौक तो तुमको बात बात पे लग जाता है, करंट का तुमको आइडिया नहीं। अच्छा, बड़े फॉर्मल फॉर्मल डेफिनेशन दे हो, ठीक है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह रहे हो ना आप, ठीक है। अच्छा, और कहीं आपने करंट वर्ड सुना है? करंट अफेयर, हाँ वेरी गुड। और कहीं? ज्योग्राफी में सुना होगा, एयर करंट, वाटर करंट, सुना है ना। यानी बेसिकली अगर हम ये कहें तो करंट जो वर्ड है, करंट, ठीक है, करंट इज रिलेटेड टू द वर्ड फ्लो। सही है कि नहीं? जैसे एयर फ्लोज इट बिकम्स एयर करंट, व्हेन वाटर फ्लोज इट बिकम्स वाटर करंट, है ना। लेकिन फ्लो भी कई टाइप के होते हैं, हर फ्लो करंट नहीं कहलाता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जैसे अगर आप बॉटल से पानी ले हल्के से बहा दें तो उसको वाटर करंट कहने लगेंगे क्या? नहीं। तो करंट कोई चीज कब बनती है, कौन सा फ्लो करंट कहलाता है? करंट होने के लिए, किसी भी फ्लो के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसकी स्पीड, है ना, और दूसरा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। बात समझ में आई? जैसे जब आप जहां वाटर करंट पढ़ते हो तो आपने वाटर करंट पढ़ा होगा मोस्टली इन द टर्म्स ऑफ ओशंस, क्योंकि ओशंस में बहुत ज्यादा पानी है। और एयर करंट जो वर्ड आपने सुना होगा वो आपने अर्थ के अराउंड जो एयर होती है उसके बारे में सुना होगा, है ना।
तो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर मौजूद है, तो वहाँ करंट शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन तो करंट इज अ जनरल टर्म, करंट इज अ जनरल टर्म, इट कैन बी यूज विद द एयर ऑल्सो एज वेल एज वाटर ऑल्सो। सो विच टाइप ऑफ करंट, जो हम लोग यहाँ पे करंट की चर्चा करेंगे वो करंट है इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई? कौन सा करंट हम लोग डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग को ये चर्चा करनी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टर्म करंट अलग है, मतलब करंट अलग है, लेकिन उसका जो फॉर्म हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे वो कौन सा फॉर्म है? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का सबको समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये इरेज कर दूं, ठीक है? तो अब देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेट कर चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले जो हम लोग की आज चर्चा होनी है वो इस बात पर होनी है कि किस बात पर होनी है बताइए? सबसे पहले शुरू करना है कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का रोल बहुत ज्यादा है ना? तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है। बताइए भाई, व्हाट इज चार्ज? कोई आइडिया है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज। अच्छा ये बताइए, चार्ज वर्ड आपने पहली बार कब सुना था? अच्छा पहली बार तब सुना था, सही है। बुक में कब सुना था पहली बार चार्ज? केमिस्ट्री में, हाँ वेरी गुड। कहाँ पर? एटम में ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं चार्ज क्या होता है ना? तो जैसे एटम में हम लोग ने पहली बार चार्ज वर्ड सुना था ना, हमने क्या डिस्कस किया था कि एटम जो होता है उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना? कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया? तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। ये बात हमने यहां पर पहली बार कही थी, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये कन्वेंशन है ना? इन सबको नाम पॉजिटिव नेगेटिव किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही क्यों है, बाय कन्वेंशन कर दिया गया, एक को नेगेटिव मान लिया दूसरे को पॉजिटिव मान लिया, तो इसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने में कोई खास लॉजिक नहीं है। खैर, तो यानी चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहली बार चार्ज हम लोग ने ये एटम में सुना था, है ना? तो अब एवरीथिंग दैट वी नो दैट एग्जिस्ट इज मेड अप ऑफ एटम। दुनिया में कोई भी चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में है वो किस चीज की बनी हुई है? एटम की बनी है। और एटम खुद किसके बने हुए हैं? चार्जेस के बने हुए हैं, है ना? हर एटम में चार्ज है। तो इसका मतलब दुनिया में आप जो भी चीजें देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सब किसकी बनी हुई है? एटम की। तो दुनिया में हर चीज किसकी बनी हुई है? चार्ज। बात समझ में आई? यानी हमारी आंखों में इस लेवल का माइक्रोस्कोप हो जाए जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को देख सकें, तो हम क्या देखेंगे कि हम सब चार्ज ही चार्ज के बने हुए हैं। समझ में आया? इसीलिए चार्ज के बारे में एक लाइन की जो डेफिनेशन है, कहते हैं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जहां भी मैटर होगा वहां पर चार्ज होगा। और मैटर क्या है? कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो सब मैटर है। तो यानी जो भी मैटर है ना? अब मैटर कौन कौन सी चीज है जिसको भी हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो सब क्या है? मैटर है। और सब किसका बना हुआ है? सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है उसकी? चार्ज। यानी हर चीज किसकी बनी है? चार्ज की बनी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये चार्ज की पहली डेफिनेशन होती है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, है ना? बोर हो रहे होंगे। ये सब मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक बार आप लोग पूरी बेसिक्स जान लें।
ठीक है, 12th क्लास में भी ये सब चीजें आएंगी ही। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये नोट कर लिया था ना आप लोग ने, ठीक है। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट वी ऑल नो। नाउ नेक्स्ट जो बात हम लोग को करनी है वो ये करनी है कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये तो डेफिनेशन हो गई कि चार्ज है क्या, समझ में आया। सबसे ज्यादा डिफाइन करना मुश्किल होता है चार्ज को, तो वो आप डिफाइन करना सीख गए। व्हाट? कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जहां चार्ज, जहां मैटर वहां चार्ज, है ना। जैसे लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, उसी तरह से मैटर है जहां चार्ज है वहां, ठीक है। तो उसी तरह से अब चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं चार्ज की प्रॉपर्टी का? देखिए वैसे चार्ज की कई प्रॉपर्टी है, लेकिन जो हम लोग के काम की है वो हम लोग एक ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यानी अब तो पहले ही समझिए कि पहले एक बात ये समझते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कि हम लोग बॉडी में ये कहते हैं ना, एक शब्द यूज करते हैं, क्या? बॉडी या तो चार्ज होगी, है ना, चार्ज्ड बॉडी, सुना है नाम कि नहीं? या कैसी होती है? अनचार्ज्ड, है ना। अनचार्ज्ड बॉडी भी तो होती है, कितने लोग मानते हैं होती है? अनचार्ज बॉडी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, बताओ बेटा। अनचार्ज बॉडी होती है कि नहीं होती है? देखो, या तो बॉडी चार्ज होती है या न्यूट्रल होती है। अनचार्ज्ड सही शब्द नहीं है। अनचार्ज का मतलब डिवॉइड ऑफ चार्ज, यानी जिसमें चार्ज ना हो, तो ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम किस बॉडी को चार्ज बॉडी बोलते हैं और किस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, ये हमको समझना है, ठीक है। यानी चार्ज तो हर जगह होंगे, जहां पर चार्ज अनबैलेंस्ड हुए। कैसे हुए? अनबैलेंस्ड, वो क्या कहलाएगा? चार्ज्ड बॉडी। और जहां पर चार्ज बैलेंस्ड है वो कैसा कहलाएगा? न्यूट्रल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, पढ़ा है कि नहीं? सबने बात पढ़ी होगी, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ठीक है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ये सबने डेफिनेशन पढ़ी है। क्यों कहते हैं एटम न्यूट्रल है? एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल व्हाई? बताओ। बिकॉज इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? तो एटम इसलिए न्यूट्रल कहलाता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो चार्ज बॉडी कौन सी होगी? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट ना हो। समझ में आया? तो जब ये बैलेंस बिगड़ेगा हम उसी को क्या बोल देंगे? चार्ज बॉडी बोल देंगे। समझ में आया? नींद आने लगी? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें चार्ज दे में, ठीक है। मिटा दूं? ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो है, कॉन्सेप्चुअल जिसे बोलते हैं, क्योंकि लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, किस बात पर, कि चार्ज बॉडी का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप ये कहते हो, अब चार्ज बॉडी अगेन दो टाइप की होगी, है ना। कौन कौन सा टाइप? उसके दो टाइप कौन से होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, और कौन सा? नेगेटिवली चार्ज्ड। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक होगा, वेरी गुड। तो अब कौन होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड और कौन होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम उस बॉडी को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए। यानी एक बात आप समझिए, जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तो एक बात तो आप जानते ही थे कि यहां पर होता है न्यूक्लियस, है ना, और यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि झूठ है, ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आपको पढ़ाया जाता तो आप मान लीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते हैं, बस सच्चाई ये है नहीं, इस तरह कोई ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा ना। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो चीज भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर आ नहीं सकती। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ट्रांसफर किसका हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है कि नहीं सिर्फ। तो क्या होगा, जब कोई एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी को दे देगी तो वह कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज जो होती हैं वो डेफिशिएंट होती हैं,
डेफिशिएंट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स में, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती हैं। क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल थी पहले, अब आपने इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी ए ने बॉडी बी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो अब बॉडी ए कैसी हो गई, ये हो गई नेगेटिव, हाँ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये पॉजिटिव हो गई, और बॉडी बी ने लिए तो ये नेगेटिव हो गई। बात समझ में आई। तो यानी अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी वो कैसी हो गई, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगी वो कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। बात समझ में आई नहीं। और मासेस में भी देख लीजिए कि मास बेटा जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो कैसा हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे उधार और देने की बात होती है, तुमने किसी को 2 रुपए दे दिए है ना, तो तुम 2 रुपए किस में आ गए, पॉजिटिव ने, किसी ने तुमसे 2 रुपए ले लिए वो किस में आ गया, नेगेटिव में, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, उधार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो नेगेटिव बॉडी इज द वन दैट accepts electrons from the different second body and first body is positive body is that which loses electron। तभी मैंने यहां पे कहा कि जो बॉडी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। खत्म हो गई बात, चार्ज की कमी हो, हाँ ठीक है। इस बात को जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, बातें हो गई बहुत, समझ में आई, क्लियर हुआ। पॉजिटिव बॉडी चार्ज बॉडी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, shall I erase it? चलिए ठीक है, जो नेक्स्ट बात हम लोग को करनी है वो है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे ना। तो जैसी पहली प्रॉपर्टी चार्ज की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बात ये आती है व्हाट इज क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन क्या होता है, जैसे आपको पता है, अभी आपने एक बार डिस्कस की कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई थी तो कैसे हुई थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई थी वो कैसे हुई थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या एक्सेप्ट करके। बात समझ में आई। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब मैं बोल रहा हूं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने, कुछ कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं ना, इससे कम हो सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 3.5 4.5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। कहीं तुमसे कोई कह दे कि जाओ वहां पर 2.5 आदमी आ रहे हैं, एक्सेप्ट करोगे ये बात, बहुत मारोगे उसको, है ना। कोई कहेगा जाओ देखो तुम्हारा 5.5 आदमी इंतजार कर रहे हैं वहां पर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कि एक्सेप्ट कर लोगे तुम, नहीं करोगे ना। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि हाफ, आधा इंसान हाँ एग्जिस्ट नहीं करता, मेंटली कर सकता है, फिजिकली नहीं करता, है ना। मेंटली तो आप सब आधे हैं, सही है कि नहीं है। तो क्वांटाइजेशन में हमने ये बात सीखी कि चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज उसी तरह से बॉडी पे आता है, तो यही बात हमने पढ़ी कि Q इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें एक बहुत अहम बात आती है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, किसी को पता है, बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। पहले तो आपको, चलिए इतना नोट कीजिए अभी, ओके रखिए, इतना समझ में आया सबको। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज इज, रुक जाओ, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज, हाँ कूलम। कूलम क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। 12th क्लास में आएंगे, इनसे मुलाकात हो जाएगी सबसे पहले ही, 12th में आपका इंतजार कर रहे होंगे दरवाजे पे खड़े ही, जैसे आप 12th में एंटर करेंगे फिजिक्स की बुक खोलेंगे, सबसे पहला नाम जो दिखेगा वो किसका होगा, कूलम का, ठीक है। और है कुछ नहीं है,
न्यूटन के रिश्तेदार लगते हैं थोड़े बहुत। चलिए खैर, तो अब आ जाइए क्यू के ऊपर, है ना। तो हमने कहा कि क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई, जितना, जैसे मान लो, कहने का मतलब समझो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके जाएगा, है ना, अब तुमने किसी को 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो तुमने कहा कि उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एक के पास, और एक ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है नहीं ना। एक इलेक्ट्रॉन पर खुद कितना चार्ज होता है ये भी तो मेजर करोगे, है ना। जैसे देखा नहीं है फिल्मों में, कहते नहीं है जब किसी को किडनैप कर लेते हैं, 2 खोखे ले आओ, है ना, तो तुम 2 खोखे लेके पहुंच जाओगे, बहुत मारेगा तुमको। खोखे का मतलब खाली थोड़ी लेके पहुंच जाओगे, 2 खोखे मतलब क्या है, 2 करोड़। देखो तुम समझ गए, यानी एक खोखे में कितना पैसा, 1 करोड़, है ना। कोई तुमसे कहेगा जाओ 5 पेटी ले आओ, तो क्या करोगे, फल वाली पेटी उठा के दे आओगे किडनैपर को, वापस खुद भी नहीं आओगे, है ना। 5 पेटी का मतलब कितना हुआ, 5 लाख, यानी एक पेटी इज इक्वल टू 1 लाख। बात सही है कि नहीं। तो इसी तरह से कि तुमने कहा कि n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, ये भी तो तय होना चाहिए। तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज कितना होता है, बता भाई। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। हाँ इतना छोटा है कि सोच नहीं पाएंगे आप। समझ में आया। तो ये बहुत छोटा चार्ज है, तो इसको नोट कर लीजिए। समझ गए आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, नोट कीजिए। Q इज इक्वल टू एनी, मतलब चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन में जाएगा, वही बात है ना। एक ने कहा मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी उसने कहा मैंने 10 पेटी ले लिया, 10 पेटी में कितना रुपया होगा, किसको पता होगा, जिसको भी पता हो एक पेटी में कितना पैसा होता है, सही है कि नहीं। तो उसी तरह से कितना चार्ज उसके पास गया ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम्हें ये पता हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। समझ में आ गया, तो बिल्कुल वही वाली भाषा चल रही है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुमको। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम, बड़ा खतरनाक है तुम्हारा, तुम ही पेटी एटी ना मांग लो। मिटा दूं, चलिए ठीक है। आप कौन से स्कूल गए बेटा, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट इज, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, एक चीज और समझना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विल कॉन्स्टिट्यूट द चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, ये बताओ कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, सोच के बताइए जल्दी से, एग्जैक्ट नंबर ना बताइए, कम से कम ये बताइए कि क्या करेंगे। देखिए इधर हम लोग ने ये कहा कि फॉर्मूला हमारा क्वांटाइजेशन का क्या आया था, Q इज इक्वल टू एनी, कहा था ना। तो अगर Q इज इक्वल टू एनी है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या पता लगाना है, N, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो N हमको नहीं पता, ठीक। हमें ये पता है चार्ज कितना है 1 कूलम, तो यहां पे वैल्यू कितनी आई 1। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, जब मैं जी, अरे वो तो मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो माइनस और पॉजिटिव जो होता है वो तो चार्ज का नेचर बताने के लिए होता है, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम यहाँ माइनस ले लोगे तो n माइनस में थोड़ी आ जाएगा, क्या नंबर माइनस में हो सकता है, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 10⁻⁻19 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 10⁻+19, और नीचे कितना है 1.6, है ना। अब आप क्या करोगे, अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 10, ये 1.6 और ये 10⁻18, सही है, सही, ये 1.6 है, ये पॉइंट हटाया कितना हो गया 100। अब आपको टेबल 16 5 80, सॉरी 16 6 96 ना, 16 6 96, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया कितना हो गया 40, 16 2 32, कितना बचा 8, पॉइंट लगाई था कितना हो गया 80, 16 5 80 इंटू 10⁻18, सही है। यानी हमको अब समझ में आया कि एक कूलम चार्ज कोई मामूली चार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 6.25 इंटू 10⁻18। बात समझ में आई, समझ गए। यानी एक दुनिया में कितनी आबादी है इस टाइम, अरे हिंदी में बताओ, बिलियन बिलियन तुमको खुद पता है, 1 बिलियन कितना होता है, हाँ हिंदी में बताओ। दुनिया की आबादी तकरीबन 800 करोड़ है, 700-800 करोड़ है ना, 150 करोड़ तो हम ही लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितना जीरो 1 करोड़ में कितना जीरो होता है 7, वेरी गुड। हम लोग जीरो लिख नहीं पाए, कमाओ कैसे, ठीक। तो 100 करोड़ में कितना हो जाएगा 10⁻9, यानी और अगर तुमने कहा कितना 800 करोड़ लगे तो ये नंबर होगा, ये देखो, है ना। यानी इसको 10⁻9 से और मल्टीप्लाई करो ना, तब जाकर यानी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। एक दुनिया में जितने लोग अभी हैं ऐसी 100 करोड़ दुनिया और बनाओ, और इतने ही आदमी सब में भर दो और सब मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले, तो जो चार्ज बनेगा वो कितना होगा 1 कूलम। समझ में आया कितना भारी नंबर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ गए बच्चों, मिटा दूं, अब हम लोग ने चार्ज की बात कर ली, है ना, थोड़ा आइडिया भी हमको लग गया। अगर कोई तुमसे कहेगा कि 1 कूलम में कितना चार्ज, तो 6.25 इंटू 10⁻15। कोई पूछ ले 10 कूलम में कितना चार्ज, तो 10 इंटू 6.25 यानी 62.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले 0.5 कूलम में कितना चार्ज, 125। क्यों, अगर आपसे कोई कह रहा है 1 कूलम में कितना चार्ज है, तो आपको पता है कितना 6.25 इंटू 10⁻18। और कोई पूछ ले भाई 0.5 कूलम में बताओ, 0.5 कूलम का मतलब क्या हुआ आधा कूलम, तो इसका मतलब क्या होगा 0.5 कूलम में कितना हो जाएगा 6.25, स्टैंडर्ड याद रहेगा तो बाकी सब निकलता जाएगा, है ना। 10⁻18 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा 3.125 इंटू 10⁻18 कूलम, सही है। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरह चार्ज निकालना फटाफट आसान हो जाएगा। तो अब चार्ज की बात हम लोग ने खत्म की, ठीक। अब चार्ज की बात खत्म की तो किसकी बात शुरू होगी बताइए। अब जो बात शुरू होगी वो है करंट की बात, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब बात आती है भाई साहब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो कहीं भी आपको पता है फ्लो होता है ना, और उसकी स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए एक डेफिनेशन और बन जाती है क्या, रेट ऑफ
फ्लो ऑफ, है ना। अब जो कह दे, जिस चीज का फ्लो हो, वाटर का हो तो वाटर लिख लो, एयर का हो तो एयर लिख लो। यहां पे किसका है? इलेक्ट्रिक का है। और इलेक्ट्रिक शब्द जो होता है ग्रीक शब्द है किसके लिए? चार्ज के लिए। ठीक है, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रिक, इज अ ग्रीक वर्ड फॉर चार्ज। तो यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा? चार्ज। अब ग्रीक है या जर्मन है ये तो मुझे नहीं पता, वैसे ग्रीक ही है। ठीक है, हो सकता है हाँ रिकॉर्डिंग होगी कोई कहते हैं नहीं ग्रीक नहीं है, हैं? कोई डब्लू वाला पीछे पड़ जाए, है ना, नोट कर लीजिए। तो है कुछ किसी पुरानी लैटिन का हो सकता है या ग्रीक का हो सकता है, दो ही जगह मिलते हैं ना, लैटिन और ग्रीक, वही दो पढ़े लिखे थे, बाकी सब आत्माएं ढूंढ रहे थे। चलिए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, हाँ हाँ थ्रू कंडक्टर, क्या कंडक्टर ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? अब मैंने रेट जो वर्ड यूज किया है इसमें ही सब खेल है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या खेल है। फ्लो ऑफ चार्ज तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि नहीं जानती है? जाओ दुनिया से पूछ के बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब कि चार्ज की क्वांटिटी कितना फ्लो कर रहा है। रेट शब्द क्या मतलब क्या होता है? वेट, आप लोग सामान लेने जाते हैं वेट पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? क्या हिसाब है, क्या वेट है, उससे समझते क्या है आप कि दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन। जैसे अभी कुछ खरीदने जाइए, आज क्या खरीदा आज लेटेस्ट में, आजकल में कुछ नहीं खरीदा, पेन खरीदा, हाँ पेन खरीदा जैसे मान लो, तो पेन कोई सा भी खरीदा होगा तो क्या होता है, कंपैरिजन करते ना, कि एक तो क्वांटिटी पेन की और दूसरा रुपीस से, अपनी करेंसी जो है ना। आप क्या कहते हो, एक पेन क्या रुपए का? 5 रुपए का मान लीजिए। तो यानी क्या होगा, जब 5 रुपए देंगे तो तुम हमको कितना पेन दोगे? एक। यानी कंपैरिजन कितनी क्वांटिटी का? 2 पेन विद रुपीज। सही है। तो जब मैंने वेट लिख दिया तो इसका मतलब कंपैरिजन यहां भी कितनी क्वांटिटीज का होना चाहिए? 2, जिसमें एक कंफर्म है, कौन? चार्ज। दूसरा कौन? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब दूसरी क्वांटिटी का नाम मेंशन ना हो फिजिक्स में और वेट वर्ड लिखा हो तो समझ जाना चाहिए किससे बात हो रही है? टाइम से। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे आप वेलोसिटी जब डिस्कस करते थे क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब स्पीड डिस्कस करते थे तो क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सही है। तो यानी करंट के लिए हमें एक बात समझ में आ गई कि फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज आई। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझे भाई? आप नहीं आए ना? समझ गया तुमको, देखा, चेहरा देख के मैं पता लगा लूंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे देखने के भरोसे ना हो, क्या पता भाई आँख कमजोर हो जाए आगे चल के। तुम्हारी जबान तो मजबूत है तो बोलो। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। फ्लो ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू वेट है। वेट मतलब क्या? टाइम। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, है ना, यही बात क्या कहलाती है? करंट। समझ में आ गई? कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोग एक चीज और पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। साथ में हम लोग ने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन बाई टी। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ गई। समझ में आ गया? कंफर्म? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके ऊपर बेस थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। क्लास आप लोग की कब तक है कुछ पता है? टाइम नहीं बताया गया था? अच्छा, मैथ्स की क्लास होगी उसके बाद। अच्छा, मेरी क्लास पूरी 2 बजे तक के? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ूंगा 11 साढ़े 11 तक के बस, फिर आ जाऊंगा अगले संडे। इकट्ठा पढ़ कहाँ पाओगे 4 घंटा? करंट तुमको लग जाएगा, हैं? लग जाएगा कि नहीं? मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने गए, पढ़ने गए थे? नहीं, करंट छू कर नहीं, करंट सुन कर लग गया है, मिटा दूं? अच्छा एक बात है, तुम लोगों ने कभी 4 घंटा पढ़ा नहीं तो तुम लोग को टेंशन भी नहीं होती। कोई कहता 8 घंटा पढ़ा देंगे तो आ जाएंगे, है ना? कौन मना करे?
जिसने वो काम किया हो। तुम कहाँ मना करोगे? हैं, वही वाला हाल है तुम्हारा। चलो अच्छा, आगे आते हैं। अब कहाँ पे आ जाते हैं, ये समझ में आया सबको? इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या एन ई बाई टी। अब इसके क्वेश्चन बहुत अलग नहीं होंगे चार्ज से, लगभग वैसे ही कुछ होंगे। तो यानी अगर मैं कहूं कि कहीं पर 1 एम्पियर करंट है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या है, पहले तो ये देखो, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए बेसिकली वो है कितना, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कितना, क्यू बाई टी। तो फॉर्मूला जो है हम लोग को, यूनिट जो होती है वो कैसे बनानी चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, क्यू कितना है, कूलम, और ये क्या है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पियर। क्या नाम देते हैं, सही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। तो अब हम लोग को, जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर करंट कब होगा, है ना, तो आपको पता है कि आई की वैल्यू 1 कब होगी, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए। तो आई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर। सही है। तो 1 एम्पियर डिफाइन अगर तुमसे कोई करने के लिए कहे, है ना, इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, हाँ मिटा दूं ये, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through the conductor in 1 second, then the current flowing is said to be of 1 एम्पियर। ठीक है। तो कोई अगर डिफाइन करने के लिए कहते कि डिफाइन एम्पियर, तो क्या करोगे, अब ये मत कहना रोने लगेंगे, क्या कहोगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then current flowing is said to be of, हाँ current flowing is said to be of 1 एम्पियर। सही है, एक तो ये डेफिनेशन बन गई। इसी में एक चीज और भी कह सकते हो क्या, कि इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स passes through a conductor या flows through a conductor, flows through a conductor through a conductor in 1 second, then current flowing is said to be of 1 एम्पियर। नोट कर लो। हट जाओ, नोट कर लीजिए।
हो गया। तो इधर डेफिनेशन हुई एम्पियर की। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी तो लगाए जाएंगे। अब वो बहुत अलग नहीं होंगे, अगर आप बात समझ गए होंगे तो बता दूं। चलो ठीक है। ठीक है, अब अगर हम लोग को इसको समझना है, एम्पियर की डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट जो बात हम लोग को समझनी है वो ये, जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दे हो ना बेसिक बनाकर कि इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, passes through a conductor, passes through a conductor in 0.5 सेकेंड, है ना, then find the current flowing। समझ में आ गया। If 20 coulomb of charge passes through a conductor in 0.5 सेकेंड, then find the current flowing। पढ़ी आपके, देखो आप लोग समझ गए। ठीक, अब इसी तरह से उल्टा क्वेश्चन लिख देता हूं। कैसे आपने पता लगाया, आपको आई फाइंड करना था, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। Q कितना था 20 कूलम, टाइम कितना था 0.5, तो यानी 20 200 अपॉन 5 कितना आ गया 40 एम्पियर। समझ में आया सबको। कोई ऐसा जिसको बात समझ में ना आई हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये ना। अगला क्वेश्चन देखो, कोई अगर तुमसे पूछ ले कि इफ, है ना, 60 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। अब आप एक बात सोचो, मैं बहुत हैवी करंट ले रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं, हमको तो न्यूमेरिकल वैल्यू बनानी है। ठीक है, इफ 60 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, ठीक, देन फाइंड the number of electrons passing through the conductor per second। ठीक है, passing through the conductor per second। चलिए इसको करके बताइए। ठीक है, कहिए। बहुत आसान नहीं है। तो 60/1 गलत जवाब। 1/60। क्वेश्चन देखो पहले, क्या निकालना है तुमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 1/16 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या। समझ गया, तुम लटक जाओगे इसमें। देखो इधर ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। देखिए इधर ध्यान से, उसने क्या कहा है आपसे, 60 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बताओ आप कि जब 1 एम्पियर का करंट होता है तो कितना कूलम चार्ज पास होता है, 1 कूलम। जब 60 एम्पियर का चार्ज है तो कितना करंट पास होगा, 60 एम्पियर का करंट कितना चार्ज पास होगा 60 कूलम। कितना 60 कूलम। तो अगर 60 कूलम चार्ज पास होगा
यही तो हुआ मतलब ना 60 एम्पियर का, ठीक है। 60 एम्पियर का मतलब यही तो हुआ, 60 कूलम पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज कितना जा रहा है एक सेकेंड में, 60 कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 पॉइंट, एक कूलम में कितना चार्ज था, हाँ 6.25 इंटू 10⁻18, यानी यहाँ पर क्यू कितना है, 60 कूलम है। अब आपको पता है 60 इज इक्वल टू एन ही पता लगाना है आपको, तो वैसे भी देख लो एन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो अगर तुम पूरा वैसे कर रहे हो लंबा मेथड, वरना तो हमें जब आपको पता है एक कूलम में कितना चार्ज होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लो, लेकिन अगर आप पूरा लगाना चाहते हो तो देखो यही करोगे, है ना। अब लंबे मेथड समझ में आ गया होगा ना, उससे ज्यादा समझ में आ रहा था, किससे ज्यादा समझ में आ रहा है भैया, वो आपको पूरा निकाला हुआ है। चलिए देखिए, चलिए जिससे समझ में आया उससे समझ लीजिए, ठीक। ये है, अब आप इसको सॉल्व करो कितना होगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻19, सही है। अब इसको सॉल्व करो कितना है 61.6, कितना आएगा आंसर, अब करके बताओ कैसे करना है ना, बताओ। अच्छा हाँ यार, ये गलती हो गई थी कि वो मल्टीप्लाई करने लग गए थे हम ना, सॉरी सॉरी, बस वो गलत हो गया था, हाँ वो गलत हो गया था, वो गलत हो गया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर हो जाएगा यहीं पर ही। 60 कूलम है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 3.75 इंटू 10⁻19, हाँ वो मिस्टेक हो गई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वो एडिट करना होगा, वो मिस थोड़ा सा दिमाग घूम गया इधर उधर, चलिए ठीक है मिटा दूँ। मैंने क्या लिख दिया था 1.6 ही मल्टीप्लाई करने लग गया था ना। अब सबको समझ में आया क्या, मिटा दो, हट जाऊँ, अच्छा। तो अब आपने करंट के बारे में भी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है ना।